जैसे कल हम अपने क्वेश्चन पूछा आपसे, तो आप लोग क्या कर रहे हो, तो मिस कर रहे थे, है ना। तो ऐसी नहीं करनी है, पूरी शेड्यूल को, पूरे आर्टिकल को आपको याद रखनी है कि फर्स्ट शेड्यूल से लेकर 12 तक जितने भी 1 से 12 तक आपकी अनुसूची है वो याद होनी चाहिए। पार्ट, जिस पार्ट के अकॉर्डिंग आपने आर्टिकल क्लियर किया उसको भी आपको याद रखनी है। 1 से 51 आर्टिकल कभी भी आपको कहीं से भी पूछ सकते हैं हम, इसको याद रखना है आपको 1 से 51 तक, है ना। ऐसे तो मानो तो 1 से 80 100 तक कंप्लीट करना है, लेकिन 1 से 51 तक आप कंप्लीट रखना है। अगर आप 1 से 51 कंप्लीट रखोगे तो फिर 52 से 61 आपको नॉर्मली याद रहेगा राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग, है ना। और 62 ये आपका आर्टिकल याद रहेगा राष्ट्रपति के रिक्तियां से संबंधित, है ना। और उसके बाद जो है 63 से लेकर 69 तक आपका उपराष्ट्रपति क्लियर होंगे, और उसके बाद फिर तो मंत्रिपरिषद 74 में है, 75 में प्रधानमंत्री है। तो ये चीजें चल रही है ना। चलो, आज की जो टॉपिक है हमारे, इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम फर्स्ट लिखना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये दो छोटी छोटी टॉपिक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसको कहते हैं कैग। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कहते हैं क्या, कैग। कंट्रोलर एंड ऑडिटर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म है कैग का। हेडिंग रहेगा आज का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कहते हैं कैग। कैग का फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग का काम क्या है? और आज आप दो टॉपिक को हम लोग फाइनली क्लियर करेंगे, एक तो कैग और एक अटॉर्नी जनरल, है ना। ये दोनों टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि हम लोग लाइन से पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ये सभी क्लियर कर लिए हैं, है ना। तो ये इसके बाद हम लोग का आता है एक कैग और एक आता है अटॉर्नी जनरल, ठीक। तो ये दोनों को क्लियर करेंगे। सबसे पहले ध्यान देना, इसका मतलब क्या है, इसका काम क्या है, बातें क्या है, एक एक करके समझोगे। सबसे पहले आप ये बताओ कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, ये लिखे हो आप लोग। कैग का नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, है ना। जो आप एक लाइन में लिखे हो कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री की पद की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को भी क्या कराते हैं? शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को भी क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। लेकिन जब त्याग पत्र देने की बात होती है तो ये उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपने पद को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो यहां लिखोगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्या आपने लिखा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके बाद आपको यह समझना है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
या इसी को लिखना है कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ठीक ना। टेन्योर 6 वर्ष। यहां एक चीज को समझना, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो। यहां पर एक लाइन आपको समझ में नहीं आएगी, वो ये है ना। क्या है ये, देखो, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो वो होता है। मतलब ये जानते हो क्या है, ये जो 65 वर्ष जो है ना, ये एज को बताता है। किसको बताता है? एज को। यानी ये, इसका मतलब अगर नहीं कोई जानते हैं तो समझना कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और अगर इनका एज 65 वर्ष हो गया तो 2 साल में ही ये क्या हो सकते हैं, हट सकते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का एज जो है 62 वर्ष है। कितने वर्ष है? 62 वर्ष के एज में अगर ये व्यक्ति कैग का सदस्य बन रहा है, एटॉर्नी, कैग का मतलब नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के सदस्य बन रहा है, अगर ये 62 वर्ष है तो इसका एज कितना है? 62 वर्ष। कार्यकाल जब करेगा तो ये कितना कार्यकाल करेगा? 68 वर्ष एज तक करेगा, क्योंकि कार्यकाल इसका कितना है? 6 वर्ष। लेकिन अगर एज जैसे ही इसका 65 होगा तो इसको पद से हटा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना। मतलब 65 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति जो है कैग के सदस्य नहीं बन सकते हैं। तो या तो 6 वर्ष इसका एज हो, 6 वर्ष इसका कार्यकाल पूर्ण हो जाए, या इसका जो है एज पूर्ण हो जाए। जो पहले होगा उनको हटा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे बातों को। अगर मान लो कोई व्यक्ति 62 वर्ष के एज में कैग के सदस्य बन रहा है तो वो अपने पूरे कार्यकाल को नहीं मतलब उस पर पूरे कार्यकाल को अपने पद पर नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि उसका एज 65 से एबव हो जाएगा। तो इसको क्या होगा, 65 वर्ष जैसे ही उम्र होगा इसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान लो कि 52 62 वर्ष के एज में, 52 वर्ष के एज में जो है क्या हो रहा है, एज पर बन रहा है, तो वो अपने कार्यकाल को पूर्ण रूप से क्या करेगा, पद पर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका एज अभी 65 नहीं होगा। 6 वर्ष इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। फिर ये एक बार रह सकता है, तो 58 में अगर 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 64 वर्ष एज हो जाएगा। फिर भी ये रह सकता है। लेकिन 64 वर्ष के एज में अगर वो दोबारा फिर से बन रहा है तो वो व्यक्ति केवल 1 साल ही पद पर रहेगा, क्योंकि उसका एज ही हो जाएगा 65 वर्ष। इसका मतलब ये है कि इसका उम्र तो होता है, इसका एज मतलब कार्यकाल तो होता है 6 वर्ष, लेकिन 65 वर्ष उम्र जो पहले हो उसके अकॉर्डिंग होगा। समझ में आ रहा है? कुछ बातों को समझ गए। अब देखो कैग का काम क्या है। नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और ये कैग की जो चर्चा है यहां लिख लेना, कैग जिसको हम कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर इंडिया, या इसी को बोलते हो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब इसको बार बार में कैग केवल लिखना आप लोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन
संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक है। अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा है। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना होता है? 6 बरस। एज होने के 65 बरस पूर्व, है ना? 65 मिनिमम एज नहीं है, इसकी मिनिमम एज नहीं है। मिनिमम एज का मतलब होता है कि जो ये पद है वो राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग है। मतलब ये कैग हो गया अटॉर्नी जनरल, ये राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग है। मतलब एज 35 बरस से एबव ही होना चाहिए, कम नहीं। ठीक ना? बस सबसे याद रखना, पूरे पॉलिटी में आपको पढ़ना होगा 25 बरस एज से किसी का पद कम नहीं है, मुखिया को छोड़कर। अगर मुखिया और सरपंच का चुनाव लड़ना है तो आपका एज होना चाहिए 21 बरस। 21 मतलब 21 बरस। 21 वर्ष में मुखिया का चुनाव, देखो स्टार्टिंग से समझो, 18 बरस में मतदान देने की आयु होती है, ये तो सबको पता है। 21 वर्ष में आप जो है मुखिया या सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं। 25 बरस अगर एज आपका न्यूनतम है तो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। 30 बरस अगर मिनिमम एज है तो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और 35 एज है तो आप राष्ट्रपति की चुनाव लड़ सकते हैं। अब 35 के एबव में जो आएगा वो इसका आएगा। कैग एक छोटी सी पद नहीं है, ये कैग पूरे भारत देश में या जिस देश में कैग है ये पूरे देख रेख करता है। ये कैग कहाँ क्या जरूरत है, लोग कैसे चल रहे हैं, कौन से काम इंपॉर्टेंट है, ये पूरे रख रखाव और देख रेख काम करना होता है तो कौन करता है? कैग करता है। तो आपको ये इसमें समझ नहीं आ रहा है। नियंत्रक मतलब, नियंत्रक का मतलब देख रेख करने वाला। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक का मतलब होता है सब कुछ देखना। नियंत्रक, आप मेरे नियंत्रक में हो और आपका देख रेख भी कर रहे हैं। तो पूरे देश में कहां पर कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, कहां बजट को लाना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या खराबी है, ये सभी चीजों का देख रेख रख रखाव कौन करता है? कैग करता है। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, जिसको हम महान्यायवादी कहते हैं, उसका काम क्या होता है? वो प्रथम विधि अधिकारी होता है। जितने भी नियम और कानून बनते हैं, चाहे वो रूल प्रशासन का हो या पार्लियामेंट का हो, जितने भी नियम कानून बनता है उस नियम कानून का हेड होता है अटॉर्नी जनरल, है ना? तो क्वेश्चन देता है कि प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल को, मतलब महान्यायवादी को। हो गया, इतना लिख लिए। चलो अगले पॉइंट में लिखोगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सब बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा छोटा टॉपिक है। कैग और सीजी। कैग मतलब सीएजी और एजी, सीएजी और एजी, ये आपको पढ़ना है। सीएजी, एजी और एजी, इसको कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल, और इसको कहते हैं एडवोकेट जनरल। ये एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, क्योंकि राज्य स्तर पर होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का होता है, ये केंद्र सरकार का होता है। और कैग अभी आप पढ़ रहे हो, ये भी केंद्र का ही चीजें हैं, लेकिन ये सब राज्य के भी बातों को क्या करता है? समझता है, देखता है, जानता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ब्रैकेट में लिख लेना कैग, इसका मतलब आप समझ ही गए हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग।
सार्वजनिक, सार्वजनिक धन का हिसाब किताब रखता है। कायक, सार्वजनिक धन का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग सार्वजनिक धन का हिसाब किताब रखता है, हिसाब किताब रखता है और उसका संरक्षण एवं परीक्षण करता है, और उसका संरक्षण एवं परीक्षण करता है। मतलब आसान भाषा में ये समझना कि जितने भी लेन देन के पैसे, जितने भी बजट, जितने भी पैसे का रख रखाव की बातें होती है, ये सब देख रेख का काम किसका होता है? नियंत्रक या महालेखा परीक्षक। क्योंकि कैग की रिपोर्ट तुरंत चाहिए। अगर कोई चीज़ें नहीं हो रहा है या कोई चीज़ें हो रहा है तो तुरंत बोला जाता है कैग का रिपोर्ट क्या आया है। मतलब जो देख रेख कर रहा है वो रिपोर्ट क्या दिया है, कहाँ तुम घोटाला किए हो, कहाँ तुम रखे हो, कहाँ तुमको लगाना है, कैसे तुमको काम करना है, किस बजट को रोकना है, किस बजट को लाना है ना। आप देखते होंगे कि फरवरी महीने में बजट को क्या किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। बजट जब पेश होता है तो उस बजट में किसी चीज़ की मूल्य को घटाया जाता है, किसी चीज़ की मूल्य को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। उस बजट में ही होता है कि इतने सारे बजट में इतने पैसे बजट में पास हो गया है कि इस यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनना चाहिए, वहाँ पर रेलवे ट्रैक क्या होना चाहिए, चलना चाहिए, दूसरे रूट में रेलवे ट्रैक बनना चाहिए। तो ये सब बजट को क्या किया जाता है, पेश किया जाता है ना। जो बजट के चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको लाया जाता है, जो बजट के चीज़ें जो है खराब है, उसकी ज़रूरत नहीं है, देश के हित में नहीं है, तो उसको क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है या रोक दिया जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए, इसके बाद ये लिखना है हाँ, एक लाइन ये लिखना है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संचित निधि में जमा धन को भी रख रखाव या देख रेख करता है। बोलोगे सर संचित निधि क्या है ना। ये एक फंड है जिसके अकॉर्डिंग पूरे भारत देश में जो पैसे होते हैं वो जमा होते हैं। आप लोग सुने होंगे कि राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है, तो कैसे दिया जाएगा, तो संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? संचित निधि। जैसे मान लो होता है कि ये देश को चलाना है, तो पैसा कौन रखेगा, पैसा चाहिए ना, धन चाहिए ना, तो वो संचित निधि में जमा किया गया जो धन होता है उस धन को रख रखाव भी करता है और देख रेख भी करता है नियंत्रक के महालेखा परीक्षक। इसके बाद लिख लेना है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। क्या बात कर रहे हो आप सब? पीछे के क्वेश्चन पूछेंगे, याद रखना, जो बातें चीत कर रहे हो आप लोग। तो जो पीछे आप पढ़ लिए हो उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे वो हिस्ट्री का भी हो सकती है क्वेश्चन, वो पॉलिटी का भी शुरुआत का हो सकता है, शेड्यूल का भी हो सकता है, पार्ट का भी हो सकता है, याद रखना है ना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम कर सकता। प्रसाद पर्यंत का मतलब नहीं सुने होंगे, तो ये पॉलिटी का कथन है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है इच्छानुसार। हम सब कुछ पढ़ाएंगे, हाँ, हमें सब कुछ आता है। अब आप बोलो क्या चीज पढ़ाना है ना। कला और संस्कृति में क्या है ऐसा जो चीजें, कला और संस्कृति सबसे इजी होता है। लोक नृत्य बोलो, लोक नृत्य। साथिया कहाँ का लोक नृत्य है बताओ? साथिया कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का। गुड्डी कहाँ का लोक नृत्य है? पंजाब का है। गुड्डी है महाराष्ट्र का। तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का, ठीक ना। छपेली कहाँ का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का। राजस्थान का भी है लोक नृत्य जिसमें आपका घूमर का नाम आता है, कहाँ का है? राजस्थान का, ठीक ना। कठपुतली कहाँ का लोक नृत्य है? कठपुतली, ऐसे राजस्थान का तो कम है, गुजरात का ज्यादा है, ठीक ना। तो ये सब लोक नृत्य में आता है। इसके में कला और संस्कृति में, आर्ट और कला में और की चीजें क्या आती है? जैसे पुरस्कार आ जाएगा, है ना। आर्ट और कल्चर में ये आपका पुरस्कार वगैरह आता है कि किसको संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है ना। ग्रेमी पुरस्कार क्या है? ग्रेमी पुरस्कार का शुरुआत हुआ था 1958 में। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि बॉर्लॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? 1969 में, है ना। और कुछ जानना चाह रहे हो आप लोग? टॉपिक दिखाना ना, क्या पढ़ाना है। कोई बहुत बड़ा सिलेबस थोड़े है आप लोग लेकर बैठे, सिंपल सिंपल है। जितनी भी चीजें पढ़ रहे हो ये लोग बबुआ, बबुआ जैसे बिहार में बबुआ बोला जाता है, छोटा चीज है, बबुआ है ये। तो बस वैसे ही है, कुछ सिलेबस में कुछ जान ही नहीं है। हाँ, हलवा है, कुछ है नहीं। हाँ, ये जीके जो नहीं जान रहा है उसके लिए तो टफ है, जो चीजें नहीं जान रहा है उसके लिए तो टफ है। ये है क्या? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब तो स्टार्टिंग से ही लोग जानते हैं कि कौन क्या 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 काम है, ठीक ना। हाँ, ये है कि अब अपडेट के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़कर ये जानना है कि अब इसका मान लो कि वेतन वगैरह क्या हो गया है, चेंज हो गया है। जैसे ही 7वें वेतन आया, 7वें वेतन के अकॉर्डिंग अब सबका जो है आपका क्या हो गया। अब जिसका आप पढ़ रहे थे 1 लाख वेतन है, 1.5 लाख वेतन है, अब उसका 5-5 लाख वेतन है, 4-4 लाख वेतन है, 3.5 लाख, 2,80,000 का 2,80,000 क्या है वेतन है। मतलब वो उसके अकॉर्डिंग होगा ना, वो उन लोगों का काम है। लेकिन अगर चेंज होगा तो हमें याद रखना पड़ेगा किसका वेतन कितना है, सांसद का वेतन कितना है, ठीक ना। तो ये सब चीजें हैं, कुछ है नहीं, जो चीजें हैं वो चलेगी आप लोगों का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यहां पर एक डट्टा में यहां लिख लेना, प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है? प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है इच्छानुसार। समझ में आ रहा है ना। जैसे चाहेंगे राष्ट्रपति तो रखेंगे, और नहीं चाहेंगे तो क्या कर देंगे? हटा देंगे। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है उनके इच्छा अनुसार। फिर भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, और 65 वर्ष। 65 वर्ष उम्र के लिए देखा जाता है, और टेन्योर जो होता है वो क्या होता है? 6 वर्ष का होता है। चलिए, बस इसमें इतना ही जानना है कि ये किस आर्टिकल में है, इसका काम क्या है, और इसको नियुक्ति कौन करता है, और इसका कार्यकाल क्या है। इसके अलावा कुछ नहीं जानना है। तो आप चारों टर्म्स को समझ गए। नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति। इसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। ये किसके इच्छा अनुसार काम करता है? पर राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार करता है ना। और इसका जो वेतन है 2,80,000, वो हम वेतन का एक डाटा बनाएंगे, उसमें लिख लेंगे। मतलब एक कॉलम रहेगा, उसमें सब लिख लेंगे, एक जगह यहां लिखेंगे। अब यहां आपको लिखना है अटॉर्नी जनरल, जिसको कहते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी दूसरा टॉपिक है। अटॉर्नी
जनरल, जिसको कहते हैं महान्यायवादी। जैसे वो चीजें समझे हैं ना, वैसे ही सेम चीजें हैं, लेकिन बात यह है कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है, ठीक ना। महान्यायवादी, इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 76 में है। 76 किस आर्टिकल में है? 76 पे। महान्यायवादी, जिसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल, इसकी नियुक्ति या इसकी सिलेक्शन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और यह जो है इसकी संविधान में चर्चा जो है किस आर्टिकल में है? 76 में। 76 आर्टिकल में इसकी चर्चा है और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी का कार्यकाल मतलब टेन्योर 5 वर्ष का होता है। महान्यायवादी का कार्यकाल टेन्योर 5 वर्ष का होता है। महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी होता है। विधि का मतलब होता है नियम और कानून। हो गया। इसके बाद आपको लिखना क्या है? अनुच्छेद 88 के तहत, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 88 के तहत अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 88 के तहत महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है, महान्यायवादी न तो संसद मतलब पार्लियामेंट, न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिपरिषद का। अच्छा, आप लोग का सिलेबस में मंत्रिपरिषद लिखा हुआ है क्या? मंत्रिपरिषद अभी नहीं पढ़े हो आप लोग? मंत्रिपरिषद है ना? चलो मंत्रिपरिषद पहले कल पढ़ेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद में आपको पढ़ना होगा कि कानून मंत्री, राज्य मंत्री, मंत्रियों का बैठक कौन होता है, किस किस को मंत्रिमंडल कहते हैं और मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं, क्या हटा देने पर मंत्रिपरिषद होगा, कैसे मंत्रिमंडल बनता है, क्या मंत्रिमंडल में राष्ट्रपति शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, क्या होते हैं मंत्रिपरिषद। ऐसे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हम सोचे कि मंत्रिपरिषद उसमें नहीं है, जैसे उसमें से उच्च न्यायालय भी, हाई कोर्ट भी नहीं है।
फिर भी हाई कोर्ट आपको जानना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग आपको हाई कोर्ट पढ़नी होगी। तो मंत्री परिषद जो टॉपिक है उसको कल हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ आपने क्या लिखा कि ये जो होते हैं और नहीं मंत्री परिषद का सदस्य होते हैं, फिर भी वो कोई भी सदन को क्या कर सकते हैं, सदन या समिति को क्या कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। यहां लिख लेना है क्या, आर्टिकल 88 के तहत महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्री परिषद का सदस्य होता है, फिर भी न ही मंत्री परिषद का सदस्य होता है। फिर भी इसे कोई भी सदन, फिर भी इसे कोई भी सदन या समिति को संबोधित करने का अधिकार है। सदन मतलब बोलो क्या क्या आएगा सदन में, सदन में क्या आएगा, या तो किसी हाउस का बात हो या किसी कमेटी का बात हो। सदन में दो आ जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा के किसी भी सदस्य को, ये न लोकसभा का सदस्य है न राज्यसभा का सदस्य है और ये नहीं कोई मंत्री परिषद का सदस्य है। फिर भी ये व्यक्ति अगर चाहेगा तो लोकसभा या राज्यसभा या किसी भी कमेटी या किसी भी समिति, जैसे मान लो कि समिति में आपका कौन कौन आ जाएगा, जैसे प्रांतीय संविधान समिति, एक कमेटी बनाया गया ना, उसके अध्यक्ष बनाया गया ना, लेकिन ये चाहेगा तो महान्यायवादी उसको क्या कर सकता है, संबोधित कर सकता है, उसे बोल सकता है, उसमें अपनी बातों को रख सकता है। ये भी ध्यान रखना कि संसद कोई भी कानून बनाएगी, संसद का मतलब दोनों, संसद के दोनों पार्ट, लोकसभा हो या राज्यसभा, कोई भी कानून बनाया जाएगा चाहे वो राज्य स्तर पर हो या केंद्र स्तर पर हो। ऐसे राज्य स्तर पर तो एडवोकेट जनरल करेगा, लेकिन जितने भी नियम कानून बनते हैं वो किससे परामर्श लेकर किया जाता है, किससे पूछकर किया जाता है, किसके कहने पर किया जाता है, किसके आदेश पर, किसके आदेशानुसार किया जाता है, उसका नाम है अटॉर्नी जनरल, जिसे कहते हैं महान्यायवादी। समझ में आ रहा है। तो ये प्रथम विधि अधिकारी होता है, कौन, महान्यायवादी। समझ गए। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, ठीक ना। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी। अब ये महान्यायवादी एक लाइन में और लिख लेंगे कि और ये काम क्या करता है। यहां पर एक लाइन जो लिखे हो आप लोग कि अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्री परिषद का सदस्य होता है, फिर भी इसे कोई भी सदन या समिति को संबोधित करने का अधिकार है, लेकिन इसे मतदान देने का अधिकार नहीं है। इसमें ऐड करना होगा, लेकिन इसे मत देने का अधिकार नहीं है। इसी में लिखना है, लेकिन इसे मत देने का अधिकार नहीं है, मत देने का, वोट करने का अधिकार नहीं है। सोचो ना, ये व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है, न ही ये राज्यसभा का सदस्य है, न ही लोकसभा का अध्यक्ष है, न ही लोकसभा का उपाध्यक्ष है, न ही राज्यसभा का सभापति है, न उपसभापति, कुछ भी नहीं है, कोई सदस्य, कोई मेंबर तक नहीं है, ठीक ना। इसे मत देने का भी अधिकार नहीं है, लेकिन संबोधित करने का अधिकार है, बताने का अधिकार है, नियम कानून को कैसे लेकर चलना है इसका अधिकार है। किसको, अटॉर्नी जनरल को। चलिए अगला पॉइंट आपको लिखना है।
कि संसद अगर इससे परमिशन लेती है, वो परमिशन क्या होता है? यहां लिखोगे क्या? महान्यायवादी महान्यायवादी पद की नियुक्ति के लिए महान्यायवादी पद की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, महान्यायवादी पद की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जैसी योग्यता होनी चाहिए। योग्यता होनी चाहिए। महान्यायवादी पद की नियुक्ति के लिए इसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जैसी योग्यता होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता जब सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो वहां लिख लेंगे, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए 10 वर्षों तक इस चीज़ों की एक्सपीरियंस होनी चाहिए कि किसी भी आप न्यायालय में या किसी हाई कोर्ट में अगर आप उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अगर 5 वर्षों तक काम किए हैं या 10 वर्षों तक आप किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में काम किए हो, मतलब वकालत किए हो, वकील के रूप में काम किए हो, तब जाकर आपको ये पद दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, जब उनको अवकाश हो जाएगा, जब उनको पद से हटा दिया जाएगा, मतलब जब उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, जब उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो फिर वो किसी न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर काम नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना? एक बार अगर आपका टेन्योर खत्म हो गया तो आप दोबारा जो है फिर किसी के न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं, ये चीजें नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप बुजुर्ग हो गए हैं, कभी राष्ट्रपति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, और कोई ऐसा काम हो जाए, कोई ऐसी कार्यशैली हो जाए, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको उस चीज के लिए बुलाया जाएगा कोई काम से, उसी को कहते हैं वरिष्ठ अधिकारी। जैसे मान लो कि राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के जज दिलाएंगे। कौन दिलाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज। और सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं होंगे तो कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वरिष्ठ अधिकारी जो रिटायर हो गए हैं, उनसे ये चीजें ली जाएगी। समझ में आ रहा है ना? ये चीजें हैं। चलो, अब यहां पर एक लाइन आपका और क्या बन रहा है, इसे भी हम लोग लिख लेंगे। लिखोगे संसद के दोनों सदन महान्यायवादी से, संसद के दोनों सदन संसद के दोनों सदन संसद के दोनों सदन मतलब या तो लोकसभा एवं राज्यसभा, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा एवं राज्यसभा, संसद के दोनों सदन महान्यायवादी से कानूनी परामर्श लेते हैं। संसद के दोनों सदन महान्यायवादी
अटॉर्नी जनरल से कानूनी परामर्श लेते हैं। ठीक, संसद के दोनों सदन, लोकसभा या राज्यसभा, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल से कानूनी परामर्श लेते हैं, क्योंकि ये कानून और विधि और कानून का मेन अधिकारी होते हैं। कौन? महान्यायवादी। अपने पद के आधार पर, यहां लिख लो, अपने पद के आधार पर, अपने पद के आधार पर महान्यायवादी को अपने पद के आधार पर महान्यायवादी को संसद के सदस्यों के समान संसद के सदस्यों के समान संसद के सदस्यों के समान ही विशेषाधिकार प्राप्त है। विशेषाधिकार प्राप्त है। विशेष अधिकार प्राप्त है। क्या विशेष अधिकार प्राप्त है? तो जैसे संसद के सदस्य होते हैं, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, वैसा विशेष इनका अधिकार प्राप्त है, जैसे अटॉर्नी जनरल का है। समझ में आ रहा है ना? अटॉर्नी जनरल को संसद के सदस्य के अकॉर्डिंग, यानी संसद के दोनों पार्ट, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जैसा, इनको क्या है? विशेषाधिकार प्राप्त है। हाँ, इसकी चर्चा है। इसकी चर्चा जो है किस आर्टिकल में है? आर्टिकल अनुच्छेद 105 का 4 है ना। विशेषाधिकार प्राप्त है, ये किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 105 का 4, अनुच्छेद 105 का 4, ठीक ना। ये नहीं लिखोगे तो ऐसे लिख लेना, अनुच्छेद 105 और ऐसे लिख लेना 4। अनुच्छेद 105 के 4 में ये इसका विशेषाधिकार है कि जो संसद के सदस्य का जो है विशेषाधिकार, इसे भी ऐसा विशेषाधिकार देना है। इसमें दो चीज याद रखना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या करता है? धन का, पैसे का लेखा जोखा करता है और उसका रख रखाव करता है। और ये जो होता है, ये विधि का अधिकारी होता है, ये कानून का अधिकारी होता है। कोई भी कानूनी परामर्श जो है इससे लिया जाता है। किससे? अटॉर्नी जनरल। दोनों का नियुक्ति कौन? राष्ट्रपति। दोनों की चर्चाएं किसमें? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का 76 में, 76 में, और उसका 148 से 151। ये इतना कंप्लीट किए। अब आपको देखो, ये दोनों ऐसी दोनों ही आपको पढ़नी थी। एक पढ़ना था अटॉर्नी जनरल और एक पढ़ना था कैग। लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट में हम आपको बताना चाहेंगे। ये एक्स्ट्रा तो नहीं हम बोलेंगे, हम लोग नहीं बोलते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम एक्स्ट्रा लिखते रहे हैं। एक्स्ट्रा में याद रखना, एक जानना है आपको, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, हिंदी में पहले लिख लो, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, इसे भी एजी कहते हैं। ये भी अटॉर्नी जनरल जैसा एडवोकेट जनरल है। बस ये लिख लेना है इस एक्स्ट्रा पॉइंट में
इसकी चर्चा, ये खुद से बताओ आप, इसकी चर्चा किस संविधान के आर्टिकल में होना चाहिए, खुद से बताओ तो आगे बढ़ेंगे। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद, ये आप बताओगे, ये किस आर्टिकल में होना चाहिए। अगर आप इसका जवाब नहीं दे रहे हो तो ये याद रखना, इतने दिन से आप जीके पढ़ रहे हो ना, सब बेकार है। आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड इस क्लास में नहीं रह रहा है, ये हम लिखित दे देंगे। अगर आप ये नहीं बताओगे कि ये महाद्विकता की चर्चा किस आर्टिकल में है, इससे ये भी जानेंगे कि मेरी बातों को आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, बस आप लिख रहे हो। लिखना नहीं रुक रहना चाहिए सर, बैक कीजिए, इधर कीजिए, ये पहले लिख लो। 100 बिल्कुल गलत। फिर से बताओ, हम डेली बता रहे हैं वो चीजें। रिलेटिव रिलेटिव पॉइंट को सेट करो, देखो अब खुद निकलेगा। दिमाग लगाओ थोड़ा, मैं गुस्सा आ रहा है। अगर आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो तो हमें गुस्सा आ रहा है। ये बताओ आप लोगों को बताना कैसे 77 कैसे आप लोग बता रहे हो। जब आप लोगों को रिलेटिव चीजें बताई गई है कि उसका संबंध उससे है, उसका संबंध उससे है, उसका संबंध उससे है, तो वहां क्या जोड़ोगे, इसका संबंध किससे होगा, तो किस में जोड़ोगे। 88 कहां से आ गया, इसका संबंध बोलो किससे है, महाद्विकता का संबंध किससे होगा केंद्र में। ये तो राज्य स्तर पर आ गया महाद्विकता, एडवोकेट जनरल, इसका संबंध किससे होगा। कल भी ये चीजें बताए थे लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। हम आपको बताए थे कि जैसे केंद्र में संबंध है एटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का, वैसे ही राज्य में संबंध है एडवोकेट जनरल महाद्विकता का। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, अभी तुरंत बता रहे थे कि इसकी नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। तो जब महान्यायवादी की चर्चा 76 में है तो इसका चर्चा किस में होगा, 165 में होगा। ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग कि रिलेटिव पॉइंट में 89 ऐड करना है। तो कोई 88 बोल रहे हैं, कोई 89 बोल रहे हैं, इसमें ऐड करोगे तो 165 निकलेगा। क्या ये सिंपल सी क्वेश्चन की आंसर थी, बस आपने ध्यान नहीं दिया। बस आपको जल्दी सर जाएं, दूसरा क्लास फिर स्टार्ट होए, आज की बैच खत्म। आप लोग का टारगेट यही रहता है कि जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए। ये जानते हो क्या करेगा, फिर दिक्कत करेगा आप लोगों को। ये ध्यान रखना मेरे बातों को, हम बार बार बोलने थोड़े आएंगे हम आप लोगों को। बताओ, इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 165 में है। किसमें है, 165 में। अब बोलना, महाद्विकता की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। बिल्कुल, महाधिवक्ता जिसको कहते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यहां एक लाइन आप लोग ये लिख लेना, यह राज्य स्तर पर प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये राज्य स्तर पर प्रथम विधि अधिकारी होता है। जैसे आपने महान्यायवादी समझा वैसे ही महाधिवक्ता समझना। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इसकी चर्चा 165 में है और उसकी चर्चा जो है 76 में है। 200 आर्टिकल के जितने भी नीचे जाएंगे उसमें कुछ कुछ चीजें जो है आपको जानना है कि उसमें आप ऐड करने से आपका वो चीजें हल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और 200 के पार जाएगा उसमें 90 का ट्रिक जोड़ना होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे ना तो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा जो है, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा जो है कितना है,
124 में है, और 124 में देखना 90 अगर आप जोड़ दोगे ना तो 214 आ जाएगा, और 214 में आपका हाई कोर्ट है। 200 के ऊपर जाएंगे तो 90 तो जोड़ रहे हैं हम। 200 के नीचे रहने पर 89 का ट्रिक ऐड करना है रिलेटिव पॉइंट में, और 200 के ऊपर जाएगा तो वहां 90 का ट्रिक जोड़ना है, और वो भी रिलेटिव पॉइंट में। जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा आर्टिकल 124 में है, और हाई कोर्ट जैसे यहां जोड़ोगे तो तुमको कितना आ जाएगा? 2। यार सच में इनका दिमाग कम काम करते हैं। कैसे आप लोग इतना लोड, अच्छा मान लो कोई अधिकारी बन जाओगे तो इतने सारे लोड को कैसे लेकर चलोगे? हम आपको बोल रहे हैं कि 200 आर्टिकल के नीचे होगा उसमें 89 का ट्रिक लगेगा, और 200 आर्टिकल के ऊपर जाएगा उसमें आर्टिकल 90 का ट्रिक लगेगा। तो ये 200 ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आप बताओ तो। ये 200 का ऊपर जा रहा था क्या? नहीं जा रहा है तो 89 का ट्रिक लगेगा, जा रहा है तो 90 का ट्रिक लगेगा। सिंपल सी चीजें हैं। अब मान लो कि राष्ट्रपति, हाँ हाँ, वो आप सोच रहे हो, वो ऐसा मत सोचो ना, ये सोचो कि जोड़ने पर कितना आएगा वो सोचो। हाँ नहीं, पहले वाले से क्या मतलब है? हमको जोड़ के 200 का पार जाएगा तो 90 लगाएंगे, 200 का नीचे जाएगा तो 89। समझ गए आप? जितनी भी चीजें देखो, हम आपको जितनी भी चीजें बताए हैं, जैसे हम आपको बोले 79 में क्या है? संसद है। 79 में संसद है ना, तो 168 में क्या है? विधानमंडल। तो ये 200 का नीचे ही है ना, बस। प्रधानमंत्री की चर्चा जो है मंत्रिपरिषद के अकॉर्डिंग 74 में है, तो ये है राज्य स्तर पर 163 में। पद आपका है 75 में प्रधानमंत्री का, तो इनका भी पद जो है 164 में है। ये देखो जितनी भी चीजें आ रहे हैं वो रिलेटिव पॉइंट 200 के नीचे जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही 200 का पार जाएगा वहां आपका 89 का ट्रिक न लगकर 90 का ट्रिक लगेगा। तो आज हम लोग एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल और कैग ये तीनों कंप्लीट किए। कल के क्लास में हम मंत्री परिषद को क्लियर करेंगे, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट होगा। ये सैटरडे तक आप लोगों का ये पॉलिटी समाप्त हो जाएगा। मंडे से हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, और इकोनॉमिक्स में आपका आरबीआई चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट होगा, क्योंकि आरबीआई में सबसे पहले आप लोगों का लिखा हुआ है रेपो रेट। अब ध्यान देना, दिमाग को थोड़ा मजबूत रखना। रेपो रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है ना, सीएलआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, कितने पैसे की आवंटन होती है, कितने पैसे जमा होती है, आरबीआई का गठन कैसे हुआ, किसके तहत हुआ, कितने बैंक है जो राष्ट्रीयकृत है, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या अभी कितना है, सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है ना। ये सभी बातों को एक एक करके हम आपको मंडे से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स, है ना। चलिए आप ये सब दिमाग